Hello students, welcome back to the next lecture of reproduction in lower and higher organism, class 12th HSC महाराष्ट्र बोर्ड। अब तक हमने जो पिछले लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हमने क्या देखा है, पिछले लेक्चर्स में हमने ये देखा कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सारे टॉपिक्स को काफी डिटेल में पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक है जिसका हमारा कंसर्न जहाँ से शुरू हो रहा है वो है हमारा oogenesis। जैसे कि आप स्क्रीन पे डेफिनेशन से ही देख पा रहे हैं कि oogenesis किसे कहते हैं। oogenesis बेसिकली फीमेल गैमेट का जो फॉर्म होता है, फीमेल गैमेट जो फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। अब जो oogenesis हम इसे जिसे कहते हैं, ये बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड होता है। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, फिर ग्रोथ फेज होता है और तीसरा मैचुरेशन फेज होता है। अब जो हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज है, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन फेज जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन फेज बेसिकली ऐसा फेज होगा जहां पर ओवरी के अंदर जो प्राइमरी जर्म सेल्स हैं सॉरी, ओवरी के अंदर जो प्राइमरी जर्मिनल सेल्स है वो बेसिकली माइटोटिक डिविजन्स में जाएगी, और माइटोटिक डिविजन्स में जाने के बाद ये क्या होगा, मिलियंस में गैमेट फॉर्म करेंगे मदर सेल्स के। ठीक है, और इस तरह से आपका मल्टीप्लिकेशन फेज कंप्लीट होगा। समझने आया? तो बेसिकली यानी कि इस फेज में आपको करना क्या है, इस फेज में oogonal सेल्स या मदर सेल जो कि क्या होगी, डिप्लॉइड नेचर में होगी, वो मल्टीप्लाई होगी और मिलियन में फॉर्म होगी। अब सेकेंड फेज ग्रोथ फेज है, नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में होता था, स्पर्म में एक बार के डिवीजन के बाद ग्रोथ होता था, मतलब डिवाइड नहीं होता था, अब स्पर्म क्या होता था, ग्रो होता था। वैसे यहाँ पर भी होगा। अब उसमें से जो हमारे ये बन गए सेल्स बन गए हमारे, जो oogonal सेल्स बन गए, उसमें से कुछ सेल्स जो हैं अब क्या हो जाएंगे, डिवाइड होना बंद हो जाएंगे और साइज में क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे। साइज में ग्रो होने से क्या होगा, उनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस और माइक्रोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि इस फेज में, ग्रोथ के फेज में होगा क्या, ग्रोथ के फेज में हमें ये सारी चीजें दिखाई देगी। अब तीसरा जो सबसे बड़ा फेज आता है बेटा, वो मैचुरेशन फेज है। ठीक है, अब जो मैचुरेशन फेज है उसमें क्या होगा, मैचुरेशन फेज में आपको ये मिलेगा कि oogenesis जो है बेसिकली हमें मालूम है कि कहाँ होता है, ये ओवरी के अंदर होता है। और ये भी बात याद रखो कि ये जो फेज जो हमारा हो रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं oogenesis के बारे में, ये जो फीमेल का जो बर्थ होता है ना, बेबी, फीमेल बेबी का जो बर्थ होता है ना, ये उससे पहले ही क्या हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है। अब जो मैचुरेशन फेज जो है बेटा, वो दो चीजों में डिवाइड है, पहला मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में डिवाइड है। ठीक है, अब जो हमारा जो प्राइमरी oocyte बना, जो ग्रोथ होकर, पहले हमारा देखो, मल्टीप्लिकेशन फेज में oogonal सेल्स कहते हैं उसे, जब ग्रोथ हो जाती है तो उसे प्राइमरी oocyte कहते हैं। और मैचुरेशन फेज के अंदर अब कौन एंटर हो रहा है सॉरी, अब मैचुरेशन फेज के अंदर जो एंटर हो रहा है वो जो है, वो आपका एंटर होने वाली चीज प्राइमरी oocyte है। ठीक है, अब जो प्राइमरी oocyte एंटर होगी तो सबसे पहले ये मियोसिस 1 के थ्रू गुजरेगी। आपको मालूम है अगर ये मियोसिस 1 के थ्रू गुजरेगी तो ये जो है, ये कैसी होती है, ये दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स को क्या करेगी, फॉर्म करेगी। मतलब एक प्राइमरी oocyte से आपको दो हैप्लॉइड डॉटर सेल मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स होंगे, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर होंगे, दोनों को 23 और 23 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी कि एक प्राइमरी oocyte से दो सेल बने। अब ये जो प्राइमरी oocyte से आपके दो सेल तो बने हैं जिनमें क्रोमोसोम भी क्या है, बराबर बराबर गए हैं, पर जो डिवीजन होता है उसमें साइटोप्लाज्म बराबर से नहीं जाता। मतलब एक को साइटोप्लाज्म ज्यादा मिल जाता है तो उससे वो सेल बड़ा हो जाता है, और दूसरे को साइटोप्लाज्म कम मिल जाता है जिससे वो सेल क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब जो बड़ा वाला सेल है उसे हम सेकेंडरी oocyte कहेंगे, यानी कि वो पहले प्राइमरी oocyte था, अब क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte बन गया। और जो स्मॉल सेल जो बना छोटा, उसे हम कहते हैं फर्स्ट पोलार बॉडी। क्या कहते हैं, फर्स्ट पोलार बॉडी। ठीक है, इतना समझे क्या कहा। तो यानी कि जब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के दरमियान में जो पूरा मैचुरेशन फेज कंप्लीट होता है, तो फर्स्ट पोलार बॉडी यानी कि जो छोटा वाला सेल है वो मियोसिस 2 में एंटर नहीं करता, और उसके अलावा जो सेकेंडरी oocyte है वो कहाँ एंटर करेगा, मियोसिस 2 में क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा। अब ये जब मियोसिस 2 में एंटर होगा तो ये कहाँ तक जाएगा, मेटाफेज 2 तक ही पहले जाएगा। इसका पूरा फेज कंप्लीट होने से पहले मेटाफेज 2 पर जाकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब वो जो सेकेंडरी oocyte है, याद रखो उसकी जो बाहर एक कवरिंग होती है जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल की कवरिंग कहते हैं। तो ये जो सेकेंडरी oocyte जब मेटाफेज 2 पर पहुंचेगा तो ये ग्राफियन फॉलिकल की कवरिंग क्या हो जाएगी,
बाहर आ जाएगी। और उसके बाद ये जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यानी कि यही सेकेंडरी oocyte में जब तक स्पर्म आकर मिलता नहीं है, तब तक आपका जो मियोसिस 2 है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो मैच्योरेशन फेज में आपको ऐसे दिखाई देगा। तो अगर मैं सम अप कर दूं तो oogenesis में बेसिकली 3 फेज होते हैं। oogenesis किसे कहते हैं? फीमेल गैमेट के बनने को। जो एग जो हमारा तैयार होता है वो हमारा क्या कहलाता है? oogenesis कहलाता है। अब oogenesis में बेसिकली 3 तरह के हमारे पास क्या है? फेज है। मल्टीप्लिकेशन फेज है, ग्रोथ फेज है और मैच्योरेशन फेज है। मल्टीप्लिकेशन फेज में जैसे आपको समझ आ रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन फेज में होगा क्या? मल्टीप्लिकेशन फेज में बेसिकली प्राइमरी जर्मिनल जो सेल होती है, अब वो क्या होगी? रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन में जाएगी और ओवोनियल सेल बनाएगी। अब यही ओवोनियल सेल ग्रोथ फॉर्म होगा, साइज में बढ़ेगा और प्राइमरी oocyte बनाएगा। और यही प्राइमरी oocyte मैच्योरेशन फेज में जाएगा, दो डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनाएगा, जिसमें से दोनों का क्रोमोसोम बराबर होगा पर साइटोप्लाज्म क्या होगा? अलग अलग होगा। तो एक के पास साइटोप्लाज्म जब ज्यादा हो जाएगा तो वो बड़ा हो जाएगा, दूसरे के पास साइटोप्लाज्म कम रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब जब साइटोप्लाज्म के पास छोटा है उसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, और जिसके पास साइटोप्लाज्म बड़ा है उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी oocyte कहते हैं। आगे का जो रिएक्शन होगा उसके अंदर सेकेंडरी oocyte आगे बढ़ेगा और फर्स्ट पोलर बॉडी आगे नहीं बढ़ेगा। सेकेंडरी oocyte जो है आगे बढ़ेगा, वो भी मेटाफेज 2 तक जाएगा और वो वहां पर तब तक रुका रहेगा जब तक वो स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं होता। जब फर्म से फर्टिलाइज होगा तभी क्या होगा? मियोसिस 2 क्या होगा? कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से oogenesis का प्रोसेस यही है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान सुने। अब हम जाएंगे इसकी अगली स्लाइड की तरफ। तो इसकी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एक मिनट। हाँ, अगली स्लाइड में एक्चुअली हम स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte पढ़ेंगे। जो हमारा सेकेंडरी oocyte बना, याद है ना अभी, जिसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा था, तो वो हमारा सेकेंडरी oocyte है। पहले इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लो, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके डायग्राम को भी समझेंगे। ये जो होता है नॉन क्लियोइडिक और माइक्रोलिथिकल होता है। नॉन क्लियोइडिक का मतलब होता है जिसमें कोई शेल नहीं होता, और माइक्रोलिथिकल का मतलब है इसमें जो यॉर्क जो होता है बड़ी स्मॉल क्वांटिटी में होता है। हर एग का एक यॉग होता है, क्योंकि सेकेंडरी oocyte भी तो एक एग ही है। तो हर एक एग का एक यॉग होता है जिससे वो नरिशमेंट लेता है। पर इसको नरिशमेंट लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसको नरिशमेंट जो स्पर्म है और बाकी जो इसकी लेयर्स है उसको नरिशमेंट पहुंचा देते हैं। तो इसका यॉग जो है ना के बराबर काफी छोटा होता है। तो ये नॉन क्लियोइडिक होता है और कैसा होता है? माइक्रोलिथिकल होता है। दूसरी बात, अब इसकी जो लेंथ है, अगर इसके डायमेंशंस की बात करें, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.1 mm माइक्रोन इन साइज होता है। इतना छोटा ये होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसका जो न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस का एक स्पेसिफिक नाम है जिसे हम जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। क्या नाम है उसका? जर्मिनल वेसिकल। तो इसके न्यूक्लियस का नाम है जर्मिनल वेसिकल। ठीक है, इतना समझे? अच्छा, इसके आगे अगर आप देखेंगे तो इसका जो साइटोप्लाज्म है उसको भी एक स्पेसिफिक नाम दिया गया। उसका साइटोप्लाज्म का नाम क्या है? ऊप्लाज्म नाम है। ठीक है, ये कई सारी मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इसकी जो पहली जो एक मेम्ब्रेन है उसे हम विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। अभी हम इसको डायग्राम में जाकर देखेंगे। डायग्राम ब्लर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक में भी ये डायग्राम होगा देखने के लिए, तो आप अपने टेक्स्ट बुक में से उसको देख सकते हैं कि विटेलाइन मेम्ब्रेन कौन सी है। जो इनर मोस्ट मेम्ब्रेन जो है आपकी, वो है विटेलाइन मेम्ब्रेन वहां पर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको याद रखना है तो ये जो है, जो विटेलाइन मेम्ब्रेन जो है, ये ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट करता है। ठीक है, एक नॉन सेलुलर है, एक ग्लाइकोप्रोटीनियस मेम्ब्रेन है। और इसके अलावा बाहर जो एक मेम्ब्रेन है उसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। जो बाहर की तरफ इसकी मेम्ब्रेन दिखाई देगी सेकेंडरी oocyte में, वो जोना पेलुसिडा कहलाएगी। अच्छा, उसके अलावा और एक मेम्ब्रेन है जो जोना पेलुसिडा के अराउंड में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ये भी आपको डायग्राम में दिखाई देगा। अगर इस डायग्राम में देखो, कोरोना रेडिएटा आपको बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली मैंने ये डायग्राम इसलिए चूज किया था कि ये सबसे मुझे बेहतर लगा था दिखाने के लिए, पर पता नहीं था कि ब्लर हो जाएगा। तो कोरोना रेडिएटा आपको नीचे की तरफ यहाँ पे बेटा दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे कोरोना रेडिएटा तो हमने देख लिया। अब और क्या बचा इसके अंदर? इसके अंदर जो है, याद रखो, इसके जो इनर मोस्ट लेयर होती है कोरोना रेडिएटा, जो एक्चुअली जो जुड़ा होता है ना कोरोना रेडिएटा, ये बहुत अंदर से इसमें जुड़ा होता है, और वो जुड़ा होता है बेसिकली ग्रैन्युलोसा सेल से जुड़ा होता है। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखो विटेलाइन मेम्ब्रेन के बारे में जो हमने पढ़ा, और जोना पेलुसिडा,
इसके बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं पेरीविटलाइन स्पेस कहते हैं। मैं पीछे लेकर जाकर दिखाना चाहूंगा आपको कि पेरीविटलाइन स्पेस जो है वो, तो इसके अंदर जो आपको स्पेस दिखाई देगा वो जो खाली एक स्पेस है आपके पास यहाँ पर, ये पेरीविटलाइन स्पेस, ये जो आखिरी जो लेयर है ना, ये व्हाइट वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका पेरीविटलाइन स्पेस होगा। सॉरी, ये रॉन्ग डायग्राम यहाँ पर आ गया, पर आप अपने टेक्स्ट में से जरा देख लीजिएगा उसको। ठीक है, तो ये आपका पेरीविटलाइन क्या हो गया, स्पेस हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये एक और बात भी याद रखो, यहाँ पर जिस साइड पर जर्मिनल वेसिकल यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो, और फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है उसे हम एनिमल पोल कहते हैं, और जो उसका अपोजिट साइड होता है उसे वेजिटल पोल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि एनिमल पोल कौन सा है और वेजिटल पोल कौन सा है। ये दोनों बातें आपको समझनी काफी जरूरी है इसके अंदर। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी पर, कि फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी किसे कहते हैं। तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन होगा क्या? फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में बेसिकली इंटरनल होता है, और हमें ये भी मालूम है कि फर्टिलाइजेशन जो हम पढ़ते हैं बेसिकली मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो रिप्रोडक्शन होता है, मतलब मिल जाता है, तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, बराबर। तो ह्यूमन में जो फर्टिलाइजेशन, याद रखो, एम्प्यूला ऑफ फेलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब में होता है। हमने लास्ट लेक्चर में एम्प्यूला ऑफ फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब जो ये जो मैकेनिज्म है फर्टिलाइजेशन का, जो मैकेनिज्म वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला तो मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द एग, ये पहला पार्ट है। दूसरा है एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग, और तीसरा है एक्टिवेशन ऑफ ओवम। ठीक है, तो पहला पार्ट ये मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द एग, ये अगर को सबसे पहले ये जो स्पर्म ये कैपेसिटेशन में जाता है। कैपेसिटेशन का मतलब क्या है? कैपेसिटेशन का मतलब है एक तरह से स्पर्म को क्या मिलना, नरिशमेंट मिलना, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चीजें लगी हुई हैं, स्पर्म के ऊपर काफी ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें लगी होती है, तो उनको हटाना और एक तरह से उसको नरिशमेंट देना ताकि वो स्पीड अप हो सके, तो उसे हम कैपेसिटेशन कहते हैं। बहुत डिटेल में मैं इसे बता सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो है कैपेसिटेशन होगा सबसे पहले। इससे क्या होगा, 50% जो है कैपेसिटेशन होने के बाद 50% जो स्पर्म होते हैं वो डीमोटिलाइज, ब्रोकन या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब बाकी जो 50% स्पर्म होते हैं वो कैपेसिटेशन में जाएंगे, और कैपेसिटेशन में जाने के बाद ये जो टोटल प्रोसेस है उसको 5 से 6 आवर्स लगते हैं। स्पर्म का जो ऊपर का जो लेयर होता है उसका हेड होता है या उसकी टोपी कह लो, वो होती है, उसे एक्रोसोम मेम्ब्रेन कहते हैं। और उस एक्रोसोम मेम्ब्रेन में हम क्या करेंगे, कैल्शियम को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके मूवमेंट या स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। अब ये क्या होता है, ये बहुत जल्दी क्या होता है, ऊपर की तरफ वेजाइना की तरफ क्या होने लगता है, मूव होने लगता है। इसके अलावा ये जो है दूसरी चीज कि ये वेस्टिबुलर सिक्रीशंस जो होता है, तो वो भी क्या करता है, स्पर्म्स की मोटिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। और स्पर्म जो है 1.5 से लेके तकरीबन 3.0 mm पर मिनट तक क्या कर सकते हैं, इस स्पीड से क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं या भाग सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए, तो यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब स्पर्म जो होता है लगभग याद रखो 24 से 48 आवर्स तक वायबल होते हैं, वहां पर रह सकते हैं। ठीक है, मतलब एग को फर्टिलाइज होने के लिए। ये भी याद रखो कि फर्टिलाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि दोनों को सेम टाइम पर वहां पर आना पड़ता है। अगर मतलब ये टाइमिंग क्लैश हो गया, नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। ओके, अब आगे देखते हैं इसे हम। तो अब एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग, यहाँ से काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तकरीबन 200 से लेके 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, पर उसमें से कुछ होते हैं जो कि एम्प्यूला तक जाते हैं, और उसमें से भी एक ही सिंगल स्पर्म होता है जो ओवम को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। ठीक है, जो भी स्पर्म जो है वो एम्प्यूला तक पहुंच तो गए, उसके बाद उसमें से कोई एक आगे बढ़ेगा। उसके बाद आपको ये मिलेगा कि जो स्पर्म जो है जैसी एग तक पहुंचेगा, तो एग कर पहुंचने के बाद उसका जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम आपको पता होगा स्पर्म का जो टॉप वाला पार्ट है, वो लाइजेंस रिलीज करेगा। वो ऐसे एंजाइम बेसिकली रिलीज करेगा जो कोरोना रेडिएटा जो है ना, वो लेयर है, ऐसे मतलब उस लेयर को पेनिट्रेट कर जाए। अब वो होगा क्या, अब उसके बाद जैसे ही वो एंजाइम रिलीज होंगे तो कोरोना रेडिएटा के जो सेल्स है वो डिसॉल्व हो जाएंगे, और स्पर्म का जो हेड है ना, वो जोना पेलुसिडा के थ्रू क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा।
ठीक है। अब जोना पेलुसिडा का भी एक काम है, जैसे ही स्पर्म का हेड वहां पहुंच गया, वो एग तक पहुंच गया, जोना पेलुसिडा जो है प्रोटीन रिसेप्टर को सिक्रेट करेगा, ZP3 और ZP2 जिसे कहते हैं। ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो एग और स्पर्म को बाइंड करके रखते हैं, जिससे क्या हो, फर्टिलाइजेशन क्या हो, बेहतर हो। ठीक है। और यही मतलब वो ऐसा होता है कि उसमें फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन भी कहते हैं, जिसे हम कंपैटिबिलिटी रिएक्शन भी कहते हैं। मतलब बेसिकली इसको बाइंड करके रखते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन क्या हो, बेहतर हो। तो यहाँ तक तो इस तरह से स्पर्म ने क्या करी, एंट्री ले ली। अब स्पर्म जो एंट्री ले लेगा, उसके बाद का जो पोर्शन है हमारा, जहां पे स्पर्म ने एंट्री ले ली, जस्ट अ मिनट, अब हम आते हैं आगे। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि एग जो है स्पर्म में कैसे, सॉरी, स्पर्म जो है वो एग में कैसे चला जाएगा। अब जब जाएगा तो एक्रोजोम पर जो उसका टॉप पार्ट है, उस पर स्पेसिफिक क्या रिएक्शन होगा। जैसे ही स्पर्म का एग जोना पेलुसिडा को टच करता है एनिमल पोल रीजन में, एक्रोजोम की जो कवरिंग है वो रप्चर हो जाती है, और उसमें से एक लाइक्टिक एंजाइम या एक्रोसिन या जोना लाइसिन जो कहते हैं वो रिलीज होता है। इसके बाद होता क्या, इसके बाद ये होता है, ये जो है जोना पेलुसिडा पर एक्ट करता है और वहां पर एक कोन जैसा बन जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, दोनों का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसॉल्व होने के बाद जो स्पर्म का न्यूक्लियस है और सेंट्रियोल है, वही एग तक जाते हैं, और बाकी पार्ट जो होता है वो क्या होता है, बाहर रह जाता है। और जब स्पर्म का जो हेड है वो विटेलाइन मेम्ब्रेन को टच करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, विटेलाइन मेम्ब्रेन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है इनटू फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। मतलब अब जो आपकी विटेलाइन मेम्ब्रेन थी वो किस में बदल जाएगी, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में बढ़ जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद ये होता है कि अब ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में तो बन जाएगी, और जैसे ये होना शुरू होगा, एक पेरीविटेलाइन स्पेस जो होगा वो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के अराउंड बन जाएगा। मतलब आपकी विटेलाइन मेम्ब्रेन जब फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन गई, उसके अलावा वहां पर एक मेम्ब्रेन बन जाएगी जिसे हम पेरीविटेलाइन स्पेस कहेंगे। और ये पेरीविटेलाइन स्पेस मेक श्योर करेगा कोई दूसरा स्पर्म अंदर नहीं आ सके। समझ गए। इस तरह से पॉलीस्पर्मी यानी कि एक से ज्यादा स्पर्म एग को फर्टिलाइज ना कर पाए, ये अवॉइड हो जाएगा। समझ में आया। यानी एक्रोसोम जब रिएक्ट करेगा, तो एक्रोसोम रिएक्ट करने का सिर्फ स्पर्म का जो न्यूक्लियस है और सेंट्रियोल है वो अंदर जाएंगे। जैसे ही वो अंदर चले जाएंगे, उसके अलावा जो हमारी दूसरी लेयर है विटेलाइन मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसके अराउंड एक नया स्पेस क्रिएट होगा जो पेरीविटेलाइन स्पेस होगा। ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप। ओके, जस्ट अ मिनट। अब फाइनली हमारा ओवम और स्पर्म मिल जाता है। तो ओवम और स्पर्म जो मिल जाता है, जो हमने पीछे पढ़ा था, वो जाकर वहां पर जो मियोसिस 2 कंप्लीट होने के लिए मेटाफेज 2 पर रुका हुआ था, अब वो मेटाफेज 2 कंप्लीट होगा, और इस तरह से ओवम क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और ओवम एक्टिवेट होने के बाद इसी को हम ट्रू ओवम या एग कहेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, जब एग और स्पर्म जब मिल जाता है, एग और स्पर्म के मिलने के बाद, जस्ट अ मिनट, एग और स्पर्म जब हमारा मिल जाएगा, तो एग और स्पर्म मिलने के बाद जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। और इसके अंदर बेसिकली आपको मिलेगा क्या, सिनगैमी में होगा क्या, तो इससे क्या होता है, जाइगोट फॉर्म हो जाएगा आपको, और इसी से एक वो बनेगा स्पिंडल शेप या क्लीवेज ऑफ सेल्स बनेगा, जिससे जिसके आगे ब्लास्टोमियर्स बनेगा। तो मैंने आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपको जितनी बातें बतानी थी उतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई है। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। सारे लेक्चर्स को रेगुलर देखो, और मुझे ये भी बताओ कि अगर क्या मैं पीपीटी से हट के सामने आकर पढ़ाना शुरू करूं, तो क्या आपके लिए बेहतर होगा, क्या ये आपके लिए ये फॉर्मेट बेहतर है। इस फॉर्मेट का फायदा ये है कि मैं बहुत सारी चीजें बहुत छोटे टाइम में या कम टाइम में बता देता हूँ। अगर मैं बोर्ड पर आकर पढ़ाऊंगा तो इसमें टाइम काफी लग जाएगा। तो आपको कोई भी चीज़ है तो बताइएगा जरूर। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, थैंक यू।